हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के आपको अगर PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट किस शहर में बनाया जाएगा? तो देश का जो सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट है वो बनेगा वृंदावन में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, दिसंबर 2022 में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो एलन मस्क जो है ये अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे और इनकी जगह पर कौन आ गया है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अगला है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गुजरात में। अगला है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौस्तव चटर्जी, ये जो है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ब्राज़ील के अभी राष्ट्रपति कौन बने? तो याद होगा आपको, लूला डा सिल्वा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो क्रोएशिया ने अभी जो है यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए 300 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य कर दिया है। पहले ये कितनी थी? तो पहले 650 वर्ग मीटर थी। यानी कि अगर किसी को भी अपना निजी विद्यालय खोलना है तो शहरी क्षेत्र में है अगर, तो उसे जो ज़मीन है वो 300 वर्ग मीटर होना जरूरी कर दिया है। यानी कि पहले 650 वर्ग मीटर थी, लेकिन अब 3000 वर्ग मीटर अगर ज़मीन होगी तभी निजी विद्यालय खोला जा सकेगा। कहाँ पे? शहरी क्षेत्र में। नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर ज़मीन होना जरूरी होगा, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर ही था। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर ज़मीन की अनिवार्यता होगी, जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर थी। तो ये यहाँ पर आपको देखना है कि जो क्राइटेरिया रखा गया है ज़मीन का, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर निजी विद्यालय खोलने के लिए 6000 वर्ग मीटर की अनिवार्यता कर दी गई है। और जो पहले कितनी थी ग्रामीण क्षेत्र में? तो 2000 वर्ग मीटर ग्रामीण क्षेत्र में थी और शहरी क्षेत्र में पहले 650 वर्ग मीटर थी। अभी शहरी क्षेत्र में 3000 वर्ग मीटर कर दी गई है और ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर कर दी गई है। इसके अलावा धरोहर राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास होना चाहिए, कंप्यूटर क्लास और विभिन्न संसाधन होना भी जरूरी किया गया है। तो ये जो है नए विद्यालय यानी कि जो निजी विद्यालय खोले जाते हैं तो उसको लेकर के गाइडलाइन अभी जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मेन बातें यहाँ से आपको यही याद रखनी है कि ज़मीन को लेकर के जो बदलाव किया गया है कि पहले शहरी क्षेत्र में 650 वर्ग मीटर का यहाँ पर आंकड़ा था, लेकिन अभी 3000 वर्ग मीटर हो गया है निजी क्षेत्र के विद्यालय के लिए शहरी क्षेत्रों में। और ग्रामीण की अगर हम बात करें तो 2000 की जगह पर अब 6000 वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, राज्य में अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता के लिए किस ऐप से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, NMMS। दोस्तों, राज्य में अब मनरेगा के कामों को पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप यानी कि NMMS के माध्यम से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे NMMS का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है ना। याद रखें, कई बार पूछा जाता है कि NMMS जो एप्लीकेशन है इसमें M फॉर क्या है, S फॉर क्या है, तो याद रखेंगे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो मनरेगा की कर्मी है तो उनकी जो है 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जाएगी। और जो ये हाजिरी लगाने की व्यवस्था है, इसका जो पूरा काम है वो कौन करेगा, तो ग्राम्य विकास विभाग इसका काम करेगा। इसी साल से मनरेगा श्रमिकों की 100% हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगने लगेगी। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाए किससे संबंधित है NMMS एप्लीकेशन, तो मनरेगा के जो कर्मी हैं उनकी हाजिरी को लेकर के ये ऐप विकसित किया गया है और इससे 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था जो है अभी कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। दोस्तों, बनारस में पूर्वांचल का पहला और निजी औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, यानी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उसे बाबतपुर एयरपोर्ट के नज़दीक विकसित करेगा। पहले चरण में 25 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा और भविष्य में उसका प्रसार जो है वो 100 एकड़ क्षेत्रफल तक किया जाएगा। फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश सरकार के साथ निजी औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में समझौता होना है। समिट में इसकी घोषणा की जाएगी, उसी के तहत IIA ने पहल की है। तो देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, तो ये बनारस में बनेगा। और IIA यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने जो है इसकी क्या की है, घोषणा की है। और इसी के तहत जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है ये जो है इसकी पहल करेगा। और इसकी जो आधिकारिक घोषणा है या इसकी जो फाइनल घोषणा है वो किसकी कब की जाएगी, तो फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो उससे पहले ये जो है घोषणा की जाएगी और उसी के आधार पर ये जो निजी औद्योगिक क्षेत्र है ये विकसित किया जाएगा। तो याद रखना है आपको कि पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र जो है ये कहाँ पे बनेगा, तो ये बनारस में बनेगा। ठीक है, और अभी 25 एकड़ में इसको विकसित किया जाएगा, लेकिन बाद में इसका और भी विस्तार किया जा सकता है 100 एकड़ क्षेत्रफल तक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे बनेगा, तो ये वाराणसी में बनेगा। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 यानी कि मिशन 929 शुरू किया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, त्रिपुरा में। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में, कहाँ पे, त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन बूथों पर 2018 के विधानसभा चुनावों में 89% से कम मतदान हुआ। ठीक है, 2018 में 89% से कम मतदान हुआ था और इसी वजह से अब इस मिशन को यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। इन बातों को छोड़कर राज्य के लगभग सभी बूथों में, इन बूथों को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बूथ, तो इन बूथों को छोड़कर के सभी बूथों पर 91% या उससे अधिक मतदान दर्ज किया गया था। तो त्रिपुरा में जो 929 मतदान केंद्र हैं, अब इन पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा और जो मिशन है वो भी क्या है, मिशन 929, इस नाम से इसको शुरू किया गया। यानी 929 जो बूथ हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऐसा लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है कि 92% तक जो है यहाँ पे जो मतदान है
वो किया जाएगा, कराया जाएगा, ऐसी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि मिशन 929 ये जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। तो याद रखेंगे आप त्रिपुरा में। और इस मिशन के तहत क्या होगा, तो इस मिशन के तहत जो मतदाता हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा और 92% तक यहाँ पर जो है मतदान कराया जाएगा। अगला है, हाल ही में सुजॉय लाल थाउसेन को निम्न में से किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बीएसएफ का। दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन, नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुजॉय लाल थाउसेन जो है इन्हें दिसंबर 2022 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मौजूदा बीएसएफ के जो महानिदेशक थे पंकज कुमार सिंह, ये 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। सुजॉय लाल थाउसेन मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वह बीएसएफ के नियमित महानिदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है, तो सुजॉय लाल थाउसेन। और अगर पूछ लिया जाए कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है अभी, तो सुजॉय लाल थाउसेन, क्योंकि इन्हें अभी जो है बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोनों ही जो आपके बल हैं इसका महानिदेशक के रूप में किसी नियुक्त किया गया, तो सुजॉय लाल थाउसेन को। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे आप। और बीएसएफ का फुल फॉर्म तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित्रा सेन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये जो है गायन से संबंधित थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों बंगाल में प्रख्यात रविंद्र संगीत की दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन, इनका जो है अभी लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। ये 89 ईयर्स की थी, 89 साल की थी। सुमित्रा सेन लंबे समय से सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रही थी और वह किस बीमारी से पीड़ित थी, तो ब्रोंको निमोनिया से ये पीड़ित थी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार ने 2012 में उन्हें संगीत महासम्मान से सम्मानित किया था। सुमित्रा सेन के जो कुछ प्रमुख गीत हैं उनको आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सुमित्रा सेन ने मेघ बोले छे जाबो जाबो, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की गायिका थी, ठीक है ना, तो इस वजह से ये गीत के नाम आपको यहाँ पर कुछ अटपटे से लगेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इनको भी। मेघ बोले छे जाबो जाबो, तुम्हारी झारन तालार निर्जन, ये इनका एक गीत है। सखी भबूना कहारे बोले, अच्छे दुख हो अच्छे मृत्यु, तो ये कुछ इनके मशहूर गीत थे, पश्चिम बंगाल में फेमस थे। तो इनके लिए जो है ये जानी जाती हैं। तो याद रखेंगे आप, है ना, कि सुमित्रा सेन ये कौन थी, तो ये एक गायिका थी, बंगाल की प्रसिद्ध गायिका थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नागपुर में। पीएम मोदी ने नागपुर में, कहाँ पे, नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस बार की थीम क्या रही इसकी, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी क्या रही, थीम रही, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ये थीम रही 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय अगले 25 वर्षों में भारत जिन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा उसे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बार इस सम्मेलन के दौरान एक अनूठी पहल बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो याद रखेंगे आप, नागपुर में। और किसने इसका उद्घाटन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखेंगे। और थीम भी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, तो थीम भी इसकी आपको याद रखनी है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला है,
आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 3 जनवरी को। दोस्तों आधुनिक भारत की जो पहली शिक्षिका है, पहली महिला शिक्षिका है, वो कौन है? तो सावित्रीबाई फुले, ये जो है आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं और इनकी कल यानी कि 3 जनवरी को इनकी जयंती थी। उनका जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन पूरे भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रकाश स्तंभ के रूप में मनाया जाता है। 1840 में उन्होंने 9 साल की उम्र में, कितनी? 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राव फुले से शादी की थी। तो दोस्तों इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज्योतिबा राव फुले से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो वो याद रखना है आपको कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो आपको याद रखना है, ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जो ज्योतिबा राव फुले हैं ये एक बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। इन्होंने अपने समाज के लिए काफ़ी काम किया है ना। महिलाओं की शिक्षा से लेकर के इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इन्हीं की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले और इन्हें पहली महिला शिक्षिका माना जाता है भारत की, क्योंकि सबसे पहले जो है इन्होंने ही महिलाओं में शिक्षा के लिए जो है क्या किया, इन्होंने जागृति बढ़ाई। दोस्तों क्या था, आज के अगर पहले देखा जाए है ना, आज के यानी कि 1840 के पहले या 1850 के पहले क्या था कि पूरे देश में महिलाओं का पढ़ाई करना एक अपराध माना जाता था। किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा थी कि महिला अगर पढ़ेगी तो क्या होगा, तो वहाँ पर जो है बीमारी फैल जाएंगी, वहाँ पर कुछ अनिष्ट कार्य हो जाएगा, ऐसा माना जाता था हमारे देश में। तो जो ज्योतिबा राव फुले थे इन्होंने इस रूढ़िवादी सोच को ख़त्म किया और सबसे पहले इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को घर पे पढ़ाया। उसके बाद इन्होंने जो है पूरे जो आसपास के वहाँ पे थे, है ना, सभी जो महिलाएं थी उनको पढ़ाने का काम किया और सबसे पहला विद्यालय भी इन्होंने ही खोला था। तो ये एक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप सावित्रीबाई फुले का। ये आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन ने। दोस्तों स्वीडन ने 1 जनवरी 2023 को वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। चेक गणराज्य ने 2022 की दूसरी छमाही में परिषद का नेतृत्व किया था। स्वीडन तीसरी बार परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। स्वीडन ने तीसरी बार जो है इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि 1 जनवरी 2023 से 6 महीने तक के लिए जो यूरोपीय संघ परिषद है इसकी अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो ये स्वीडन ने ग्रहण की है। और इससे पहले जो चेक गणराज्य था उसने 2022 की दूसरी छमाही में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो जो स्वीडन है ये तीसरी बार इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखना है आपको कि जनवरी 2023 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये स्वीडन कर रहा है। अगला है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इस साल यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 27 लोगों को ये दिया जाएगा। दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा भी की गई है और इस बार ये जो अवार्ड है ये 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला ये एक सर्वोच्च सम्मान है और यह अवार्ड 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर में, कहाँ पे? इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। ये जो अवार्ड है ये विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड के जूरी पैनल की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो ये याद रखनी है कि अभी जो कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, ये कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। और दोस्तों प्रवासी भारतीय का मतलब क्या है? तो क्या है कि हमारे देश के जो लोग हैं
जो कि इस देश को छोड़ करके दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। और ऐसे लोगों में जिन लोगों ने एक उल्लेखनीय काम किया है, कोई बड़ा काम किया है, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। इस बार ये 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, तो 8 से 10 जनवरी के मध्य में ये इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला ये एक सर्वोच्च सम्मान भी है। और ये जो अवार्ड दिया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसकी अध्यक्षता करेंगे इस जूरी पैनल की। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे 4 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि आईटी मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था बी, स्टे सेफ ऑनलाइन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में बनाई जा रही है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।